2014 के बाद तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है मोहित भाई, वो बचा ही नहीं। पत्रकारिता के गला घोंटने की जो प्रक्रिया है उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत हद तक मुझे सहभागी दिखता है। किसान जब सड़कों पे बैठे तो आप उनको खालिस्तानी कहने लगे, मुसलमान जब सड़कों पे बैठा आप उनको पाकिस्तानी कहने लगे। और ये काम कर कौन रहा था? गोदी मीडिया कर रहा था। यही सुधीर चौधरी मुझे याद आते हैं कि भारत में सरकारी नौकरी जो है निकम्मे लोग करना चाहिए, कुछ इस तरह का भाव था। वो तो बटुआ रखते हैं कि नहीं आम चूस के खाते हैं कि काट के, ये पूछ के खुश है। मार्क जुकरबर्ग या एलन मस्क जो है भारत में पत्रकारिता की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की आजादी का ठेकेदार नहीं है। वो क्यों करेगा भाई? लोकतंत्र की जरूरत आपको हमको इस देश के कॉमन आदमी को, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो बताता है कि इस देश के मालिक हम हैं, किसी के गुलाम नहीं है हम। नीरज भाई, वो अंतिम वीडियो क्या था कि जिसके बाद जो है वो दोबारा आप लोग जो है वो फेसबुक पेज को नहीं देख पाए और आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन आ गया? और मैं नाम नहीं लूंगा उस न्यूज चैनल का, वहाँ पे ना ये अपने योगी आदित्यनाथ जो है उनका सिलेक्शन हो गया था कि भाई वो सीएम रहेंगे उत्तर प्रदेश के। बस सिलेक्शन के बाद न्यूज रूम में मिठाई बांटी जा रही है। नमस्कार, डिजिटल हरियाणा में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। हमारे देश में कहने के लिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती तब अच्छी लगती है जब लोकतंत्र हकीकत में, लोकतंत्र में मीडिया का चौथा स्तंभ जो है माना गया है लोकतंत्र में, लेकिन आज मीडिया की हालात जो है वो आप सबके सामने है। मीडिया जो है सत्ता और जनता के बीच की एक अहम कड़ी होती है, लेकिन आज जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उन्हें देखकर लगता है कि ये कड़ी जो है अब ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। देश के कई प्रतिष्ठित इंडिपेंडेंट आवाज जो है, जो न्यूज चैनल्स हैं, उनको एक के बाद एक इंडिया में बैन किया जा रहा है, खासकर उनके फेसबुक पेज को। अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की, अगर हम बात करें 4 PM की, अगर हम बात करें नेशनल दस्तक की, इसके अलावा कई सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जिनको लगातार एक के बाद उनके पेज जो हैं वो बैन किए जा रहे हैं, यानी कि आवाज दबाई जा रही है। कहने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन जब बोलने लगते हैं, सवाल पूछने लगते हैं तो उन चीजों को दबा दिया जाता है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नीरज झा हैं, जो पॉलिटिक्स से हैं, एडिटर हैं वहां, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके का माहौल जो है वो आज के टाइम पे देख पा रहे हैं, जिस तरीके से ये सारी चीजें चल रही हैं, और रिसेंटली बहुत सारे लोगों को पता चल गया और बहुत सारे लोगों को पता नहीं चला कि अब वो आप लोगों को फेसबुक पर नहीं देख पाएंगे। जी। मोहित भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत थैंक यू कि ये बातचीत आपने रखी और मौका दिया। एक तो जो कार्रवाई हुई है, मैं दर्शक जो बहुत लोगों तक पहुँच चुकी है, बात बहुतों तक नहीं पहुँची है। पॉलिटिक्स जो है अच्छा खासा देखा सुना जाने वाला प्लेटफ़ॉर्म है। चाहे बिल्कुल। यूट्यूब हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हर प्लेटफ़ॉर्म पे लोग हमें अपार प्यार देते हैं और हमारी कोशिश रहती है जो सच्ची खबरें हैं, वो हम दिखा सकें। अच्छा, कोई बहुत महान काम हम नहीं कर रहे हैं। भाई जर्नलिज्म एक काम है और जर्नलिज्म की एक डेफिनेशन है, हम उस डेफिनेशन के तहत काम कर रहे हैं। जी। सत्तासीन लोगों से हम सवाल पूछ रहे हैं। तो अब फेसबुक प्लेटफ़ॉर्म पे लोग हमें फ़िलहाल नहीं देख पाएँगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पेज जो है वो रिकवर हो जाएगा। उसके लिए हमने कानूनी कार्रवाई जो है, वो अपने एंड से शुरू कर दी है। ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड मूव ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको इसकी आशंका नहीं थी, अंदेशा नहीं था। आप याद करिए 2002 के जो गुजरात दंगे हुए थे, उसके बारे में मोदी जी ने एक इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा कि नरेंद्र जी, आपके राज में जो दंगे हुए, उसमें आपको क्या लगती है, कहाँ चूक रह गई आपसे? मोदी जी ने कहा कि आई कुड नॉट मैनेज द मीडिया। सो जी। मोदी जी को भान था कि भाई वो मीडिया को मैनेज नहीं कर पाए, इसलिए उनके ऊपर बहुत से सवाल उठे, नेशनल से लेके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स तक। और करण थापर साहब का वो इंटरव्यू बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, जो मित्रता बनी रहे पे खत्म होती है। तो बिल्कुल। नरेंद्र मोदी एग्जैक्टली जानते थे कि मीडिया को मैनेज करना है और ये मेरी सबसे बड़ी जरूरत है। और आप देखेंगे ना, मैं ऐसा नहीं कहूंगा मोदी के आने के बाद, बल्कि मोदी के आने से पहले, और जब रास्ता तैयार किया जा रहा था नरेंद्र मोदी का भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी उनकी तय होनी थी, उसी बात आप देखेंगे कॉरपोरेट का ना बहुत भयंकर इन्फ्लुएंस जो है वो मीडिया में आया। अंबानी ने चैनल खरीदे और उसके बाद मीडिया की भाषा धीरे 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 बदलती चली गई। 2014 के बाद तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है मोहित भाई, वो बचा ही नहीं। मतलब उसको आप जर्नलिज्म करने वाला कोई प्लेटफॉर्म मान नहीं सकते हैं, क्योंकि पत्रकारिता सवाल पूछता है और सवाल उन्होंने खत्म कर दिए थे। सवाल वो पूछ नहीं रहे थे, जो सवाल पूछ रहा था उनकी वो आलोचना कर रहे थे।
जबकि मैं बाय क्वालिफिकेशन इंजीनियर हूँ। उसके बाद मास कम्युनिकेशन मैंने किया है और डिस्टेंस से किया है गुरुजम्बेश यूनिवर्सिटी हिसार से ही। वहीं से मैं जी, इंजीनियर था। मैं ये सोचकर इस प्रोफ़ेशन में आया कि पढ़े-लिखे लोगों का प्रोफ़ेशन होता है ये, तो मैं पढ़े-लिखे लोगों से घिरा रहूँगा। एक बहुत छोटा-सा स्टिंट मेरा एक न्यूज़ चैनल में भी रहा, मेरे ख्याल से 25-26 दिनों का। और मैं नाम नहीं लूँगा उस न्यूज़ चैनल का, वहाँ पे ना ये अपने योगी आदित्यनाथ जो हैं, उनका सिलेक्शन हो गया था कि भई वो सीएम रहेंगे उत्तर प्रदेश के। और जी, सिलेक्शन के बाद न्यूज़ रूम में मिठाई बाँटी जा रही थी। मैंने विरोध किया। विरोध इसलिए कि भई आप मिठाई मतलब आप पत्रकार हैं, आप रिपोर्ट करिए। उसके बाद सांप्रदायिक जो चीज़ें थी वो न्यूज़ रूम में बोली गई और मैंने कहा भई यहाँ पे अपना तो हो नहीं सकता। तो एक एंकर साहब थे वो मुझे मेरी औकात याद दिलाने लगे कि तुम इंटर्न हो। मैंने कहा भाई इंटर्न हूँ चाहे कुछ हूँ, जो विषय तू चाहे उस विषय पे बता दियो, आ जा अपन डिबेट कर लेंगे, है ना? तो बहुत जल्दी ये समझ में आ गया था कि न्यूज़ रूम में न्यूज़ वालों के लिए बहुत ज़्यादा जगह बची नहीं है। और मैं सब लोगों को डिस्क्रेडिट भी नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोगों ने बहुत शानदार काम किया है। लेकिन फिर हम हॉस्टाइल टेकओवर्स देखते हैं। ज़बरदस्ती की नौकरियों से जो लोगों को जाना पड़ा, जिसमें अभिसार जी हैं, अजीत अंजुम जी हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं। फाइनली एनडीटीवी का हॉस्टाइल टेकओवर होता है, रवीश कुमार उनको जी। जाना पड़ता है न्यूज़ रूम से। रवीश जी बार-बार कहते रहे कि रिपोर्टिंग कल्चर को खत्म किया गया। तो क्रोनोलॉजी जब आप देखेंगे ना, तब ये है कि मीडिया को सप्रेस करने की शुरुआत नहीं हुई है। ये तो अब ये अंतिम चरण में हैं। शुरू कर चुके थे, खराब कर चुके थे। उस खराबी के कारण एक अल्टरनेटिव स्पेस जो है वो क्रिएट हुआ जिसमें बहुत सारे लोग बहुत शानदार काम कर रहे हैं और उन्हीं कोशिशों में पॉलिटिक्स भी लगा हुआ था। हम लोगों ने हमेशा सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लोगों को थोड़ा ये समझाएँ कि आज का जो दौर है वो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सत्ता के चरण चुंबन करता जो है वो नज़र आता है। और कुछ हुँ। स्वतंत्र प्लेटफ़ॉर्म है जो लोगों की आवाज़ उठाते हैं, मुद्दे उठाते हैं, उनको समझाते हैं और लोगों तक पहुँच बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो क्या उनको सरकार के द्वारा दबाने का प्रयास किया जाता है या केवल जो मेटा कंपनी है, उनके द्वारा ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो डाली जाती है? होता क्या है उनके साथ ऐसा? मैंने ना अभी हम लोगों ने एक शो किया नौ दो न्यूज़ करते हैं, उसमें ये बात बड़ी क्लियरली हमने बोली है। देखिए प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं, वो बिज़नेस कर रहे हैं। प्लेटफ़ॉर्म्स धंधा कर रहे हैं मोहित भाई, है ना? और जब जी, व्यापार करते हैं आपको मुनाफ़ा कमाना होता है, आपको उस कंट्री के लॉज़ से कॉम्प्लाई करना होगा। मतलब मार्क ज़ुकरबर्ग या एलन मस्क जो है, भारत में पत्रकारिता की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की आज़ादी का ठेकेदार नहीं है। वो क्यों करेगा भई? ना तो मेटा करेगा, ना ज़ुकरबर्ग करेगा, ना एलन मस्क करेगा, ना कोई और व्यापारी करेगा। भारत में अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी रहनी है, तो इसके लिए भारत के लोगों को संघर्ष करना होगा और भारत की सरकार को वो माहौल देना पड़ेगा जहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी हो। अभी पिछले साल की तो खबर है जब एलन मस्क ने बोला था कि 79(3) का अनुचित प्रयोग भारत की सरकार कर रही है और हम पर दबाव बना रही है कंटेंट को आप अपहेल्ड करें, अकाउंट को अपहेल्ड करें। हमारा पेज जो बैन हुआ है, मेटा ने हमको जो नोटिफिकेशन दिया है इसमें ये है कि गवर्नमेंट के आदेश पर मेटा को ये अकाउंट जो है वो ब्लॉक करना पड़ेगा इन इंडिया, इस कंट्री में ब्लॉक करना पड़ेगा। आप समझिए 69 और 79 2 कानून जो है आईटी एक्ट के उनके तहत ये एक्शन लिया जाता है। अब कोर्ट का ऑर्डर या फिर सरकार का नोटिस, ये दोनों चीजें जो है वो नॉलेज मानी जाती है, मतलब एक्चुअल नॉलेज। मतलब हम क्या रिपोर्ट करेंगे इसकी एक्चुअल नॉलेज सरकार देगी या कोर्ट का आदेश देगा। अब सरकार ने अगर नोटिस दे दिया तो पहले 36 घंटे का समय था प्लेटफॉर्म के पास, संशोधन करके अब कह दिया गया 3 घंटे हैं तुम्हारे पास और 3 घंटे के अंदर तुमको वो कंटेंट हटाना पड़ेगा। नहीं तो जो एक इम्यूनिटी है प्लेटफॉर्म्स की, प्लेटफॉर्म क्या है? आपके पास सामान है, आपको अपना सामान कहीं पे रखना है, तो वो स्टोर चाहिए आपको। तो प्लेटफॉर्म्स वो स्टोर है जहां आपने सामान रखा। अब सरकार ये कह रही है कि अगर आपने गलत सामान रखा, स्टोर मान लीजिए फेसबुक का है या ट्विटर का है या इंस्टाग्राम का है, किसी का भी मान लीजिए आप, तो उस स्टोर पे भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उनको इम्यूनिटी दे दी गई कि चलो भाई तुम तो जगह दे रहे हो ना केवल कंटेंट लिखने का, गलत कंटेंट जिनका है उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। 79(3) जो है उसके तहत क्या है कि अब सरकार ने आदेश दे दिया, स्टोर वालों को बता दिया भाई तुम्हारे यहाँ ये कंटेंट गलत है, तुम इसको हटाओ। 3 घंटे के अंदर अगर स्टोर वाले उस कंटेंट को नहीं हटाते हैं, तो जो स्टोर है उसके ऊपर भी मुकदमा चलेगा डिफेमेशन का। मतलब अगर वो डिफेमेटरी है तो वो कानूनी प्रक्रिया में उस प्लेटफॉर्म को भी घसीटा जाएगा। तो भाई बिल्कुल। जुकरबर्ग हो चाहे एलन मस्क हो, उनको धंधा करना है, धंधा चलाना है, वो तो करेंगे ही करेंगे। ये मामला हमारी और आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी का है। तो हमें और आपको सड़कों पर आना पड़ेगा। जी, और एलन मस्क का मैं पिछले साल का ही जो देख रहा था जब उन्होंने कहा कि सरकार जो है
वो अनुचित प्रयोग कर रही है कानून का और दबाने का या कंटेंट को हटाने का, अकाउंट्स को ब्लॉक करने के आदेश दे रही है। तो आपको और हमको ज़रूरत है, एलन मस्क को और मार्क ज़ुकरबर्ग को ज़रूरत नहीं है भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी की। नीरज भाई, वो अंतिम वीडियो क्या था कि जिसके बाद जो है वो दोबारा आप लोग जो है वो फेसबुक पेज को नहीं देख पाए और आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन आ गया? वो अंतिम हुँ। वीडियो क्या था? वो दर्शकों को बताओ, दर्शक वो जानना चाहते हैं। मैं एक बार आपको बताता हूँ। एक तो बहुत सारी रील्स आपने वो देखी होंगी जो महाराष्ट्र में खरात जो है वो यौन शोषण कर रहा है ना बिल्कुल, लड़कियों बिल्कुल। की। तो हमने उसके ऊपर बहुत सारी रील्स बनाई थी। शायद हो सकता है उसके कारण ये एक्शन ले लिया गया हो या फिर मैं जी, अभी यूट्यूब पे स्क्रॉल ही कर रहा हूँ। यूट्यूब पे 22 घंटे पहले बल्कि 1 दिन पहले गोदी मीडिया को लेकर एक वीडियो जो हमारी सीरीज टीआर फोबिया चलती है वो गई थी। हफ्ते के हाइलाइट्स में हम सोशल मीडिया का सफाया की बात कर रहे थे, ये तो खैर उसके बाद हुई है। हाँ, हम देखी जाए का एक एपिसोड हम लोगों ने किया था जो आदेश रावल के साथ मैं पॉलिटिकल विषयों पे करता हूँ आदेश रावल जी के साथ। जी। बीजेपी में भयंकर कॉर्पोरेट लड़ाई, टूटने वाली है बीजेपी। तो ये कॉर्पोरेट लड़ाई बहुत जगह पर दृष्टिगोचर भी होता है, ये हमारा थंबनेल था, ये वीडियो थी। लेकिन मोहित भाई किसी ना एक मतलब कोई कारण हमको नहीं बताया गया है। ये क्या होता है कि मान लीजिए सरकार साहिब को ये लगे कि इस आदमी के इस कंटेंट में दिक्कत है, तो वो हमको बताए कि भई इस कंटेंट में तुम्हारी दिक्कत है, इसमें तुम अपना स्पष्टीकरण दो, क्लैरिफिकेशन दो, तुमने ये बात बोली क्यों? तो हम बताएँ हमने क्यों बोली है या हमको पता पड़े कि भई यहाँ पे हमसे शायद चूक हो गई है। कोई बिल्कुल। कारण नहीं दिया गया, ब्लैंकेट बैन लगाया गया। अलग-अलग लोगों से जो मेरी बातचीत हुई और मीडिया फ्रेटर्निटी से ही हमारे कुछ सीनियर्स हैं जिनसे बात हुई, उन लोगों ने कुछ चीज़ें बताई। जैसे सुब्रह्मण्यम स्वामी का इंटरव्यू हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे हुआ था। कई जी, लोगों ने कहा शायद उस इंटरव्यू की वजह से आप नज़रों में हैं। अश्विनी वैष्णव साहब के ऊपर एक बड़ा अच्छा रिपोर्ट जो है न्यूज़ लॉन्ड्री ने किया था, उस रिपोर्ट के आधार पे हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी। कई लोग कहना है शायद उसकी वजह से आप नज़रों में हैं। कुंभ से लेकर और इलेक्शंस तक हमने जो ग्राउंड कवरेज की, मतलब कुंभ में अगर आप गए हों या आपने कवर किया हो मोहित भाई, जी। तो कुंभ की जो लाइटिंग है और कुंभ का जो आलीशान जो मामला था उसको सेलिब्रेट करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएँगे, लेकिन भगदड़ जो हुई, उनके जो चश्मदीद थे, उनसे हमने बातचीत की, वहाँ की जो कुव्यवस्थाएँ थी, उस पे हम लोगों ने रिपोर्ट की। तो मुझे लगता है ऑल टुगेदर जितना भी हमारा कंटेंट प्रोसेस है, पता नहीं क्या मतलब और यही सबसे गलत बात है कि अच्छा, जब कन्फ्यूज़न ऐसा हो जी, नीरज सर, जब ऐसा होता है आमतौर पर, तो जब मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सरकार के पास चली जाती है, सरकार का चन-चुंबन करती है और डिजिटल जो प्लेटफ़ॉर्म है, जो स्वतंत्र प्लेटफ़ॉर्म है, उनको इस तरीके से दबाया जाता है, तो जनता के मुद्दों के ऊपर किस तरीके का असर जो है, वो देखने को मिलता है? किस तरीके का असर उनके ऊपर पड़ता है? देखिए एक क्या है कि सबसे पहली बात तो ये है कि टीवी मीडिया जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बताया, ये बड़ा जी, क्लियर हो गया था बहुत जल्दी ही कि टीवी मेनस्ट्रीम मीडिया जो है, वहाँ पर रह पाना बहुत मुश्किल है, जिनके अंदर रीढ़ है उनके लिए और वो हमने जी, लेटर ऑन देखा भी सारे लोगों को बाहर लगभग आना पड़ा है। बहुत सारे अच्छे लोग अब भी टीवी मीडिया में, ये मैं कह दूँ। उसके बाद हम लोग अपनी एक दुनिया खड़ी करते हैं। मोहित भाई आपने अपनी एक दुनिया खड़ी की है, हम लोगों ने अपनी एक दुनिया खड़ी की है और हम उस दुनिया में अपने उसूलों पे जीते हैं, अपने उसूलों पे काम करते हैं पत्रकारिता के उसूलों के साथ। अब ये पेज बैन कर देना, रीच को रिस्ट्रिक्ट कर देना, इससे आप करना क्या चाहते हैं? आप मोटिवेशन तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि डर तो ऐसा भी लगेगा ना कि कल को भाई कोई और बड़ा एक्शन ये लोग ले लें। तो उस डर में बहुत सारे लोग डर जाएँगे और लोगों के मुद्दे बहुत सारे हैं जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया टच ही नहीं कर रहा, बहुत सारे पत्रकार टच ही नहीं कर रहे हैं, बहुत कम लोग उन मुद्दों को टच कर रहे हैं और जो लोग उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ ये एक्शन हो रहा है। तो अंततोगत्वा क्या होगा, जो लोग हैं, वो सफ़र करेंगे, उनके मुद्दे रह जाएँगे। है ना? अंतिम हाँ, बिल्कुल। इसीलिए ये लड़ाई किसी नीरज की, किसी पॉलिटिक्स की, नेशनल दस्तक की, 4 पीएम की नहीं है केवल, ठीक है? ये सब तो आप ये समझिए कि एक ज़रिया बन गई। आप लोगों के सामने एक उदाहरण आ गया। लोकतंत्र की ज़रूरत किसको है? राजाओं को तो नहीं है, मतलब जो अपने आप को राजा समझते हैं। नेताओं जिनके पास बड़े-बड़ी कुर्सियाँ हैं, बड़े-बड़े पद हैं, उनको नहीं है लोकतंत्र की ज़रूरत। लोकतंत्र की ज़रूरत आपको, हमको, इस देश के कॉमन आदमी को है। क्योंकि लोकतंत्र जो है वो बताता है कि इस देश के मालिक हम हैं, किसी के गुलाम नहीं है हम। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जैसे आपने कहा, कई लोग कहते हैं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। जब लोगों की अवहेलना होती है तो लोगों की आवाज उठाने का दायित्व तो मीडिया का होता है। अगर उस मीडिया को
दबा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र खत्म होगा। लोकतंत्र खत्म हुआ ना, तो लोग खत्म होंगे। लोगों का बिल्कुल। जो एकमात्र अधिकार है, ये कह अब हमारी मेरी ओनरशिप छिन जाएगी ना मोहित भाई। मैं इस लोकतंत्र में मालिक हूँ, क्योंकि मैं लोग हूँ, मेरा तंत्र है। लोकतंत्र नहीं रहेगा, ओनरशिप खत्म हो जाएगी। और लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र सवाल पूछने की आज़ादी है। बिल्कुल। इसके अलावा और तो आप क्या है? जी सर, मैं आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज भी मेन स्ट्रीम मीडिया और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के बीच में जो एक असमान स्थिति है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को कुछ मानती नहीं, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ये सोचता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया सवाल पूछती नहीं, हम सवाल पूछते हैं। लेकिन जो कार्यवाही डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और इंडिपेंडेंट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर होती है, वो कभी मेन स्ट्रीम मीडिया के फेसबुक पेजों के ऊपर नहीं होती। क्या ये मेटा का डबल स्टैंडर्ड है कि वो केवल इनको दबाए, उनको ना दबाए, या इसके पीछे और रणनीति है? नहीं, नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें कंपनीज़ तो ख़ैर जो कर रही हैं, वो कर ही रही हैं। स्टैंड आपको ले लेना चाहिए, लेकिन वो बहुत नैतिक चीज़ है। मैंने आपको कहा ना, मेटा, ज़ुकरबर्ग या एलन मस्क, ये यहाँ पर झंडा बरदारी नहीं करने वाले अभिव्यक्ति की आज़ादी का। इनको चाहिए धंधा, वो धंधा ये कर रहे हैं। जो दबा रही है, वो लोग हैं जो लोकतंत्र को चाहते नहीं है, लोकतंत्र को पचा नहीं सकते। और जिस मेनस्ट्रीम मीडिया की बात आप मोहित भाई कर रहे हैं, इन्होंने तो लोकतंत्र का गला दबा रखा है। भाई बिल्कुल। कोरोना फैल गया, ये थूक जिहाद की बात कर रहे थे। हुँ, इनका तो हुँ। मतलब 24 घंटे एक एजेंडा चलता है कि किस तरीके से सांप्रदायिक माहौल इस देश में क्रिएट किया जा सके। कितने दलितों के मुद्दों पे इन लोगों ने बात की है, कितने युवाओं के मुद्दों पे। यही सुधीर चौधरी मुझे याद आते हैं कि भारत में सरकारी नौकरी जो है निकम्मे लोग करना चाहिए, कुछ इस तरह का भाव था उनका। अरे भाई, बिल्कुल, आप बिल्कुल। युवाओं को गाली दे रहे हैं, किसान जब सड़कों पे बैठे तो आप उनको खालिस्तानी कहने लगे, मुसलमान जब सड़कों पे बैठा आप उनको पाकिस्तानी कहने लगे। और ये काम कर कौन रहा था? गोदी मीडिया कर रही थी। तो गोदी मीडिया ने अपने आप को जो सबमिट किया ना सरकार के सामने, तो सरकार के सामने एक स्पेस खुल गया कि इन्होंने सबमिट कर दिया, इतने रिसोर्सफुल होते हुए। मतलब मोहित भाई, आपके पास उतना पैसा थोड़ी है जितना बड़े-बड़े मीडिया हाउसेस के पास होता बिल्कुल है ना? भी मतलब नहीं। आपके पास पैतृक होगा तो मुझे पता नहीं, चलो इस प्रोफेशन से तो आप इतना नहीं कमा पाएँगे जितना बड़े-बड़े मीडिया हाउसेस के पास होता है। सरकार बिल्कुल। ने ये सोचा होगा, भाई जब इतने बड़े-बड़े हाउसेस को हमने झुका लिया, रेंगने पे मजबूर कर दिया, तो ये लोग किस खेत की मूलियाँ कर देंगे। लेकिन सरकार भूल गई, हम लोग पैसे से ड्राइव नहीं होते, हम लोग जज़्बे से ड्राइव होते हैं। और उस जज़्बे को आप कर्टेल नहीं कर पाएँगे। और जो गोदी मतलब जिस मीडिया की आप बात करें, क्यों उठाएगा भाई? हम लोगों का मुद्दा या इस कदम के बारे में क्यों बात करेगा? उसने तो बोला कि हाँ हुज़ूर, हम अलाउ करते हैं, हम आपके विरोध में नहीं आएँगे, ऐसे ही दबाइए। वो तो दब के खुश है। वो तो बटुआ रखते हैं कि नहीं, आम चूस के खाते हैं कि काट के, ये पूछ के खुश है। वो मीडिया क्यों अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करेगा? उसको तो बहुत खुशी है। रिपोर्टिंग कल्चर खत्म हो गया, रिपोर्टर आपको भेजने नहीं है। रिपोर्टर भेजने भी हैं तो वो आईटी सेल से बात कर लेगा, नेताओं के पीआर वालों से बात कर लेगा, पेड इंटरव्यूज़ कर ले हो गया। तो आपका उनका तो खर्चा भी बच रहा है, प्रोटेक्शन भी मिल रही है बड़े साहब की। बिल्कुल। उसने नहीं उठाना, वो तो आप ये लगा लीजिए सहभागी है। पत्रकारिता के गला घोंटने की जो प्रक्रिया है, उसमें मेनस्ट्रीम मीडिया बहुत हद तक मुझे सहभागी दिखता है। तो वो नहीं अच्छा, एक उठाने वाला। अंतिम अंतिम बात मैं जानना चाहूँगा और उसके बाद हम इसको समाप्त करेंगे। जिस तरीके से आपने बताया कि योगी जी का आपने एक ज़िक्र किया कि और स्टूडियो के अंदर जो है वो लड्डू बँटना शुरू हो गए। जब हुँ। पॉलिटिक्स को जब रात ने आपने 2 बजे आपने देखा कि पे नोटिफ़िकेशन आ गया, पेज बंद हो गया, तो कहीं न कहीं किसी और स्टूडियो में भी लड्डू तो ज़रूर बँटे होंगे मेरे हिसाब से। बेरानी मतलब कहते सॉलिड सी इन्फॉर्मेशन तो ऐसी नहीं है, पर मुझे लगता है कहीं न कहीं बँटे होंगे। मैं बिल्कुल। दर्शकों को ये बता दूँ, हमने आज केक ज़रूर काटा है, अपने दफ्तर में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो और हमने केक काटा है क्योंकि दर्शकों का प्यार हमें मिलता रहा है। 7 लाख हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हो गए थे 2-3 दिन पहले, वो रह गया जी, था। होता है, टीम को भी मोटिवेट करने के लिए आप इन चीज़ों को, छोटे-छोटे सक्सेस को सेलिब्रेट करें। कहने का बिल्कुल। मतलब ये है कि हमारे ऊपर शैडो बैन था मोहित भाई। उसके जी, बावजूद 28 दिनों में हमारे फेसबुक पेज पे 41 मिलियन रीच थी। 4 जी। करोड़ से ज़्यादा, है ना? तो लोग तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और जिन लोगों की वजह से हमको भी लगता है कि हम एक ताकत बने हैं, और हमारी वजह से लोगों के सवाल भी ज़िंदा रहे हैं, और हम अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप हैं ना? तो मुझे लगता है छोटे-छोटे सक्सेस हम लोग सेलिब्रेट करते, तो हमारे यहाँ केक कटा है आज। तस्वीर हम लोग डाल चुके होंगे या डाल देंगे अभी सोशल मीडिया पे। बाकी बिल्कुल, लड्डू बिल्कुल। तो बहुत सारी जगहों पे बँटे होंगे, मुझे लगता बिल ज़रूर है ऐसा। बिल्कुल, बिल्कुल।
तो जिस तरीके से जो लोकतंत्र में आवाज जो है वो मीडिया की दबाई जा रही है और नीरज सर ने बिल्कुल एक-एक बात डिटेल में खोल के बताई कि किस तरीके से जो है वो लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लोगों की आमजन की आवाज दबाई जा रही है और इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म की नहीं, अगर इंडिविजुअल क्रिएटर की बात करें तो कई सारे क्रिएटर भी ऐसे हैं जिनकी आवाज को दबा दिया जाता है, उनके पेज को या तो डिमोनेटाइज कर दिया जाता है या उनके पेज को भारत में देखने के लिए रीच के लिए ही उसको बंद कर दिया जाता है। इस स्तर पर जो है वो डिक्टेटरशिप जो है अब यहाँ चलना शुरू हो चुकी है। अब आप लोगों को अगर आपके सवाल, आपके मुद्दे अगर देखने हैं तो इंडिपेंडेंट आवाजों के साथ आपका खड़ा होना प्रथम दायित्व बनता है, अन्यथा कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और नीरज सर आपने समय दिया इसके लिए शुक्रिया, थैंक यू। अरे बहुत-बहुत शुक्रिया आपने ये शो रखा, ये बातचीत रखी।